आरव का निर्देश सुनकर जिंग फेई बुरी तरह मुस्कुराया। फिर जिंग फेई वेनफेंग के पास गया और वेनफेंग का बटुआ चुरा लिया। फिर उसने उसे दूर कूड़ेदान में फेंक दिया। पूरी प्रक्रिया गुप्त रूप से की गई, किसी को पता नहीं चला। आरव मुस्कुराया, अपनी बाहें मोड़ ली और शो शुरू होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वेनफेंग का काम पूरा हो गया। शाम के गाउन में एक खूबसूरत परिचारिका ने वेनफेंग को मंच पर आमंत्रित किया। उसने माइक्रोफोन में कहा, देवियों, सज्जनों, सभी लोग कृपया ध्यान दें, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। भीड़ मंच की ओर आकर्षित थी, सबकी निगाहें मंच पर थीं। वेनफेंग को गर्व महसूस हुआ कि वो ध्यान का केंद्र बन गया था। उसने गर्व से अपनी थोड़ी उठाई। परिचारिका ने घोषणा जारी रखी, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक सीमित संस्करण बुगाटी वेरॉन है। ग्रीन वाइन सिटी में इनकी संख्या केवल 3 है। ये देश में एकमात्र बुगाटी वेरॉन है, मिस्टर वेनफेंग। तारांकन, वाह तारांकन, ये साधारण वाक्य एक पत्थर की तरह था जिसने हजारों लहरें पैदा कर दी, जिससे आसपास का वातावरण उबल पड़ा। लानत है, असली टाइकून यहाँ है। इस कार की कीमत 38 मिलियन है। मैं 10 जन्मों में भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। ये बहुत बढ़िया है, जैसा कि वेन परिवार के युवा मास्टर फैंग से उम्मीद थी। मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। वेनफेंग मंच पर खड़ा था और भीड़ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का राजा हो। वो बहुत खुश था। परिचारिका ने पहले ही वेनफेंग को गौरवान्वित कर दिया था। उसने आगे कहा, मिस्टर वेनफेंग, कृपया बिल का भुगतान करें। सबको दिखाओ कि आप कितने अमीर हैं। कोई बात नहीं। वेनफेंग ने दिखावटी बनने का नाटक किया और अपना बटुआ निकाला। लेकिन अगले ही पल वह अचंभित रह गया। मेरा बटुआ कहाँ है? वेनफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मुंह इतना खुला था कि एक मुट्ठी अंदर समा सकती थी। जैसे ही सब लोग देख रहे थे, उसका बटुआ गायब हो गया। मिस्टर वेन, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? खूबसूरत मेजबान के सिर के पीछे काली रेखाओं की एक पंक्ति उभर आई। नहीं, मेरा बटुआ अभी भी यही था। ये कैसे चला गया? वेनफेंग को पसीना आ रहा था। वो अभी जितना सख्त व्यवहार कर रहा था, उतना ही मूर्ख भी था। सबकी निगाहों से बचते हुए वो बस छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहता था। तुम बेचारे कमीने, यदि आप ये खर्च नहीं उठा सकते तो मंच से उतर जाइए। इसी समय आरव धीरे धीरे मंच की ओर चला। यह अनौपचारिक आवाज वेनफेंग के चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ की तरह थी। वो बच्चा कौन है? कितना अहंकारी! वेनफेंग को गरीब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं जानता। वो किसी अमीर परिवार से नहीं दिखता, लेकिन वो काफी सुंदर है। ऐसा लगता है कि वो ये कार खरीदना चाहता है। बिल्कुल नहीं। ग्रीन वाइन सिटी में केवल कुछ ही दूसरी पीढ़ी के दिग्गज है, और कौन इसे वहन कर सकता है? दर्शक आश्चर्य से दंग रह गए। वेनफेंग का चेहरा हरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। वो बहुत उदास था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। क्या मैं जान सकती हूँ कि यह सज्जन कौन है? सुंदर परिचारिका ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने अपने होठों को दबाया और कहा, मेरा कार्ड स्वाइप करें। पवित्र शतारांकन ती। एक क्षण में सभी छोटे दोस्त अचंभित रह गए। दिखावटी व्यवहार करना और मुंह पर थप्पड़ मारना क्या मतलब था? शक्तिशाली, दबंग और सुंदर क्या था? इतना अच्छा और अद्भुत होने का क्या मतलब है? मेरा कार्ड स्वाइप करें, ये 2 शब्द ही काफी थे। श्री आरव, कृपया। मैनेजर वो सबसे समझदार व्यक्ति था। वो वायरलेस पीओएस में अर्जुन ने लेकर स्टेज पर दौड़ा और दोनों हाथों से आरव को थमा दिया। उन्होंने पासवर्ड डाला और कुछ ही सेकंड में 38 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए। आरव ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और मंच से नीचे चला गया। वो खीरे की तरह शांत था। उसके जाने के आधे मिनट बाद आसपास की स्तब्ध भीड़ धीरे धीरे अपने होश में आई और तुरंत ही एक अत्यंत भयावह चीख निकल पड़ी। अरे बाप रे, इतना दबंग व्यक्ति कैसे हो सकता है? कि बहुत अच्छा है। टाइकून, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था मानो भीड़ को मुर्गे के खून का इंजेक्शन दे दिया गया हो। केवल वेनफेंग का चेहरा काला पड़ गया था। वो इतना क्रोधित था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, बस आप इंतजार करें। आज तुमने मुझे जो अपमान दिया है, उसका बदला मैं 10 गुना अधिक चुकाऊंगा, 100 बार। इसके बाद आरव वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। वो गाड़ी चलाकर चला गया। उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार चलाई, जिंग फेई ने अपनी ऑफ रोड गाड़ी चलाई और मैनेजर वू ने अपनी सिडान चलाई। 3 शानदार कारें जो किसी कुत्ते की भी आंखें चौंधिया सकती थी। रास्ते में उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। कोई न कोई जरूर पूछेगा, आरव को गाड़ी चलाना कैसे पता चला? वो एक पहाड़ी गांव का गरीब लड़का था। आमतौर पर उसे गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिलता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव गांव का मुखिया लकड़ी का व्यापार करता था। आरव के पिता लकड़ी धोने में मुखिया की मदद करते थे। आरव अक्सर मुखिया की कार का पीछा करता था। इसी तरह उसने गाड़ी चलाना सीखा। उस समय नियम सख्त नहीं थे। आरव ने ड्राइविंग लाइसेंस खरीदने के लिए 2000 युआन खर्च किए। आज का दिन बहुत अच्छा था। उसके बाद आरव ने अंकल किन को फोन किया और उनसे ग्रीन वाइन सिटी की सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और नवीनीकरण कंपनी के बारे में पूछा। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था अपने घर का जीर्णोद्धार करना। जब उसके पास असली घर होगा तभी वो अपने माता पिता को अपने साथ ला सकेगा। दूसरा, उसे ज्वेलरी की दुकान का नया रूप देना था। कम से कम उसे उसका नाम तो बदलना ही था। उनसे संपर्क करने के बाद आरव श्याओबी सीधे उनके पास गया। चाचा किन के परिचय और 3 लग्जरी कारों के रास्ता साफ होने के साथ नवीनीकरण कंपनी का मालिक आरव का स्वागत करने के लिए कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। स्वाभाविक रूप से बातचीत सुचारू रूप से संपन्न हुई। आरव की केवल 2 मांगे थी। सबसे पहले वो हवेली का नवीनीकरण चीनी शैली में करना चाहते थे ताकि उनके माता पिता को इसकी आदत हो जाए। दूसरा, वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके माता पिता सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। अंत में डिजाइनर ने उसे एक मोटा अनुमान दिया। ये 20 मिलियन के आसपास था। आपको ये जान लेना चाहिए कि हवेली की कुल कीमत मात्र 35 करोड़ थी। नवीनीकरण की लागत पहले ही कुल कीमत का 2/3 हिस्सा ले चुकी थी।
ये स्पष्टतः एक असाधारण तरीका था। हालांकि आरव ने सौदेबाजी की जहमत नहीं उठाई। उसने 2 मिलियन की राह अर्जुन जमा कर दी। वो अपने माता पिता को सर्वोत्तम देना चाहता था। उसके बाद जिंगफी और मैनेजर वू ने दोनों कारों को वापस हवेली में भेज दिया। आरव अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर स्कूल वापस आया और उसे स्कूल के पास भूमिगत पार्किंग में खड़ा कर दिया। कल रिया की दादी की जन्मदिन की पार्टी थी। बेशक आरव को ये कार चलानी थी। ग्रीन वाइन सिटी पुलिस स्टेशन प्रमुख के कार्यालय के अंदर। चीफ लियू, शहर के पूर्वी हिस्से में मेरे परिवार का जो घर है वो आपके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको गहने खोजने में हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करनी होगी। जब तक अर्जुन परिवार वापस आ सकता है हम आपको अच्छी तरह से चुका देंगे। अर्जुन दाफेक सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े होकर विनती करने लगे। लियू ने अधीरता से कहा, मुझे पता है, अब आप जा सकते हैं। मेरे काम में बाधा मत डालिए। अब अर्जुन दाफेक का चेहरा जम गया। उन्होंने एक मकान दान में दे दिया और एक ही वाक्य के बाद उन्हें वहां से चले जाने को कह दिया गया। अर्जुन दाफेक ने अपने मन में लियू के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को कोसा। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लियू ग्रीन वाइन सिटी पुलिस स्टेशन के प्रमुख थे। यहां तक कि जब अर्जुन परिवार अपने शिखर पर था तब भी उन्होंने लियू को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। अब अर्जुन परिवार नीचे गिर गया था। पोम तारानकन। लेकिन इसी समय ब्यूरो चीफ के कार्यालय का दरवाजा लात मारकर खोला गया। कौन है भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना असभ्य होने की? लियू क्वानफू ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया। वो पुलिस स्टेशन में बॉस था। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके दरवाजे को लात मारकर तोड़ने की? यह आदमी अवश्य ही विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन दाफेक ने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाई और देखा कि हीरो कौन है। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगले ही पल दोनों अचंभित रह गए। हॉलीवुड स्टार एनी हैथवे द्वारा निभाए गए कैटवुमन किरदार जैसी दिखने वाली एक महिला अंदर आई। उसने 10 सेंटीमीटर ऊंचे चमड़े के जूते, एक चुस्त चमड़े की शर्ट और पैंट तथा एक जोड़ी धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसका पूरा पहनावा काले रंग का था, जिससे स्वाभाविक रूप से ठंडी और अहंकारी आभा झलक रही थी। उसके चमड़े के तन कपड़े और पैंट उसके उग्र शरीर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। उसका ऊपरी शरीर सुडौल था और उसके पैर पतले और मोटे थे। वो एक जंगली और सेक्सी आभा बिखेरती थी। लियू क्वानफू और अर्जुन दाफेक खुली आंखों से उसे देख रहे थे। जब महिला ने अपना धूप का चश्मा उतारा तो दोनों विकृत पुरुषों के मुंह से लार टपकने लगी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। उसके चेहरे की विशेषताओं को बिना किसी दोष के सावधानीपूर्वक उकेरा गया था। उसकी त्वचा गोरी, चिकनी और बर्फ सफेद जैद की तरह साफ थी। उसकी खूबसूरती इस दुनिया से बाहर थी। तारानकन थप्पड़। तारानकन। अचानक महिला ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन दाफेक को जोरदार थप्पड़ मारा। अर्जुन दाफेक जमीन पर गिर गया और उसका मोटा चेहरा सूजने लगा। मत, मुझे मत मारो। लियू क्वानफू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दूसरी ओर देखने लगा। अगर वो महिला को घूरता रहा तो उसे भी पीटा जाएगा। क्या आप लियू क्वानफू हैं? औरत ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज अलौकिक थी, प्रकृति की आवाज की तरह। हालांकि उसकी आवाज में अहंकार का भाव था। इतनी ठंड थी कि उनके आसपास का तापमान गिर गया था। हाँ, मैं हूँ। आप कौन है? लियू क्वानफू ने घबराकर कहा। भले ही वो पुलिस स्टेशन का निदेशक था, फिर भी वो इस महिला से डरता था। 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ निरीक्षक लुओपुती। महिला ने एक धातु का बिल्ला निकाला और ठंडे स्वर में कहा, 6 दरवाजे संगठन। लियू क्वानफू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। अर्जुन दाफेक ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लियू क्वानफू इतना डर जाएगा। आखिर 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सामान्य ज्ञान के अनुसार 6 फैन स्कूल मिंग राजवंश के वानली काल के दौरान सम्राट द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। इनमें इंपीरियल पैलेस के विशेषज्ञों का एक समूह भी शामिल था, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। ये विशेषज्ञ स्वर्ग तक पहुंच सकते थे और उनकी स्थिति शाही दूतों के बराबर थी। जब वो किसी मामले को निपटाने के लिए बाहर जाता था तो उसकी मुलाकात एक उच्च पदस्थ अधिकारी से होती थी। ये बहुत ही शानदार अनुभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहस्यमय संगठन वास्तविक जीवन में अस्तित्व में हो? अर्जुन दाफेक का मन सवालों से भरा था। इंस्पेक्टर, कृपया बैठ जाइए। एक सीट ले कृपया। लियू क्वानफू जल्दी से उठे और लुओपुती को सलाम किया। मैं आज यहाँ दाफेक आभूषण चोरी मामले को संभालने के लिए आया हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे एक दफ्तर दे दो। मैं आधे घंटे में केस से जुड़ी सारी जानकारी देखना चाहता हूँ। साथ ही मामले से जुड़े व्यक्ति को जल्द से जल्द मुझसे मिलवाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के कई आदेश जारी किए गए। ये देखा जा सकता था कि यह एक सक्षम, निर्णायक और तेज महिला थी। ये सुनकर अर्जुन दाफेक के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। जब इस मामले में इतना शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हो तो मामले को सुलझाने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। महाराज, इंस्पेक्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इसमें शामिल है। अर्जुन दाफेक को अभी अभी मिले थप्पड़ की परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराया और कहा। लुओ ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में घृणा का भाव देखा जा सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला बहुत खास है। ये जियानगू लोगों से संबंधित हो सकता है। याद करने की कोशिश करें कि आपने हाल ही में किसे नाराज किया है। जियानगू लोग। अर्जुन दाफेक दंग रह गया। उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर तथाकथित जियानगू लोग गैंगस्टर से अधिक कुछ नहीं थे। लेकिन अब जब उन्होंने 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व के बारे में सोचा तो जियानगू शब्द अचानक रहस्यमय घूंघट की परत से ढक गया। असली जियानगू लोग वे थे जिनके पास असली कुंग-फू था और वे कुछ पहलुओं में साधारण लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। साधारण पुलिस अधिकारी उनसे निपट नहीं पाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ को यह मामला संभालने के लिए कहा गया। अर्जुन दाफेक थोड़ा घबराया हुआ था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो समझ नहीं पाया कि उसने ऐसे व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया। मैं जियानगू के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। हाल ही में मेरा केवल एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग ने कहा।
कौन? लुओ ने अर्जुन दाफेग को घूरते हुए पूछा। आरव जियाओ बेई, ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी का एक छात्र। अर्जुन दाफेग ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, ओह ठीक है, मुझे अब याद आ गया। मेरे साथ एक जियांगू व्यक्ति है, उसका नाम जिंग फेई है। कल से मेरा उससे संपर्क टूट गया है। जिंग फेई, चोरों का राजा, जिंग फी। लुओ की आंखों में अथाह चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, लियू क्वानफू, इस आरव शियाओबेई की जांच करने में मेरी मदद करो। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। अगले दिन आरव हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। हालांकि अब उनका शरीर बहुत मजबूत हो गया था, फिर भी वे हर सुबह 1 घंटे व्यायाम करने पर जोर देते थे। वो छात्रावास में वापस गया और नहाया। उसने साफ कपड़े पहने और स्कूल के गेट की ओर चल दिया। आज उसका रिया से मिलने का अपॉइंटमेंट था। वो सुबह अपना रूप बदलेगा और दोपहर को बर्थडे पार्टी में शामिल होगा। ये पहली बार था जब वो रिया के साथ वन-ऑन-वन डेट पर गया था। बेशक आरव को अपनी कार स्कूल के गेट तक चलाकर उसका इंतजार करना था। एक सज्जन व्यक्ति को इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा वो अपनी नई कार का उपयोग कूल दिखने के लिए भी कर सकता है, क्यों नहीं? हालांकि स्कूल की सुंदरी वहां नहीं आई। उसकी जगह एक खूबसूरत पुलिस अधिकारी वहां आ गई। लुओ ने एक सामान्य पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन ली थी। उसकी नीली शर्ट उसके कामुक स्तनों से ऊपर उठी हुई थी। उसकी छोटी काली स्कर्ट उसके नितंबों को कसकर जकड़े हुए थी। उसकी लंबी टांगें काले मोजों में लिपटी हुई थी। यह एक अलग तरह का आकर्षण था। एक वर्दी का प्रलोभन। आरव बस दूर से झांकना चाहता था, लेकिन लुओ तेजी से उसकी ओर चला आया। नमस्ते, मैं ग्रीन वाइन सिटी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी हूँ, लुओ ने सलामी दी। उसका स्वर ठंडा था, लेकिन उसकी हड्डियों में ठंडक थी। आरव ने खुद को शांत किया और कहा, नमस्ते पुलिस अधिकारी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप आरव जियाओबेई हैं, है ना? हाँ, देखो, क्या तुम इस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को जानते हो? लुओ ने एक तस्वीर निकाली। चित्र में जो व्यक्ति था वो जिंग फेई था। आरव बेवकूफ नहीं था। अगर पुलिस और जिंग फी एक साथ हो तो इससे क्या फायदा होगा? मैं उसे नहीं जानता, आरव ने इनकार किया। क्या आपको यकीन है? लुओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने गंभीरता से कहा, हमने पहले ही जांच कर ली है। ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने तुम्हें और जिंग फी को एक साथ देखा था। बेहतर होगा कि आप बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर नहीं तो मैं आपको वापस थाने लाकर आपसे धीरे धीरे पूछताछ करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। आरव घबरा गया। वहां गवाह थे, यह आसान नहीं होने वाला था। मालिक, कुछ बुरा हुआ? अचानक आरव के पीछे से एक बेचैन आवाज आई। आरव इतना बेचैन था कि वो लगभग मर ही गया। लुओ यहाँ जिंग फी के लिए था। जब उसने उसे मास्टर कहकर संबोधित किया तो आरव किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सका कि वे एक दूसरे से संबंधित थे। लेकिन जब आरव ने पलटकर देखा तो वो दंग रह गया। यह आदमी कौन है? जो आदमी उसकी ओर दौड़ रहा था वो लगभग 1.8 मीटर लंबा था। उसका शरीर मध्यम दर्जे का था। वो मजबूत तो नहीं था, लेकिन दुबला पतला भी नहीं था। क्या मैंने गलत सुना? आरव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके सामने खड़ा ये लड़का वो दुबला पतला जिंग फी कैसे हो सकता है? मालिक, तुम क्यों अंतराल कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वह आदमी फिर बोला। आरव ने अंततः पुष्टि की कि वो वास्तव में जिंग फी था। लेकिन वो इतना क्यों बदल गया? ये बहुत अजीब है। वो कौन है? लुओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। जिंग फेई लंबा और मजबूत हो गया था। उसका दुबला चेहरा मांसल हो गया था। लुओ के हाथ में जिंग फेई की तस्वीर थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। वो जिंग फेई है, वो मेरा दोस्त है। हम मालिक और नौकर का खेल खेल रहे हैं, आरव ने कहा। मालिक और नौकर का खेल? लुओ ने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जिंग फेई ने नौकरानी की पोशाक और बिल्ली के कान की एक जोड़ी पहन रखी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और आरव शियाओबेई को अपना स्वामी कह रही थी। तारानकन ब्लार्क, तारानकन समलैंगिक पुरुष सबसे घृणित है। लुओ एक साफ सफाई का शौकीन था। उसने जिंग फी से घृणा से कहा, तुम्हारा दोस्त जांच के दायरे में है, कृपया अभी चले जाओ। ओह ठीक है। जिंग फेई बेवकूफ नहीं था। जब उसने लुओ के हाथ में तस्वीर देखी तो उसे खतरे की बू आ गई। वो जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरव अंततः अपने मन को शांत कर सका। चूंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो जैसे चाहे इनकार कर सकता था। अधिकारी, मैं वास्तव में किसी जिंग फी या यिन फी को नहीं जानता। अगर आप मुझे वापस पुलिस स्टेशन भी ले आए तो भी मैं यही बात कहूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो। लुओ पुती ने बिना किसी हिचकिचाहट के हथकड़ी निकाल दी। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। पुलिस के साथ सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। आरव मुस्कुराया और शांति से अपने हाथ आगे बढ़ाए। लुओ ने अपनी पलकें झपकाई और हथकड़ी हटा दी। मैं बस तुम्हारा परीक्षण कर रही थी। क्योंकि तुम वास्तव में जिंग फी को नहीं जानती हो, तो ये ठीक है। तो फिर मैं पहले कदम उठाऊंगा। आरव मुस्कुराया और भूमिगत पार्किंग की ओर चला गया। आरव की लुप्त होती हुई छवि को देखते हुए लुओ की आंखें विचारोत्तेजित दृष्टि से भर गईं। उसने अपना फोन निकाला और एक विशेष नंबर डायल किया। मुख्य निरीक्षक, मैं ग्रीन वाइन सिटी पहुंच गया हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, लुओ ने कहा। हाँ, वहां जाने का असली कारण याद रखो। इस बार आप केवल सफल हो सकते हैं, कोई विफलता नहीं। फोन के दूसरी तरफ से एक अतुलनीय राजसी आवाज आई। यह अधीनस्थ समझता है। लुओ ने फोन रख दिया। उसके गुलाबी होंठ एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो सभी जीवित प्राणियों को मोहित कर सकती थी। आरव शियाओबेई, चलो धीरे धीरे खेलते हैं। भूमिगत पार्किंग स्थल। मास्टर, वो पुलिस वाली यहाँ किस लिए आई थी? जिन फेई ने घबराकर पूछा। मुझे भी नहीं मालूम, आरव ने अपना सिर हिलाया और अपराध बोध से कहा। उसने मुझसे केवल यही पूछा था कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं उससे ये पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि वो यहाँ क्यों है? वैसे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अभी तो सिर्फ एक रात बीती है और तुम पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गए हो। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उस कुत्ते के बिस्किट से कुछ लेना देना है जो तुमने मुझे दिया था, जिन फेई ने कहा। कुत्ते का बिस्किट? आरव को झटका लगा। उसने अपना खजाना खोला और कुत्ते के बिस्किट के असर की जांच की।
स्वर्गीय कुत्ता बिस्किट स्वर्ग से पोषक तत्वों से भरपूर पालतू जानवर की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। पालतू जानवर को हर समय 100% वफादारी बनाए रखने की अनुमति देता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? विकास को बढ़ावा देता है। आरव हैरान रह गया। उसके मन में जो सवाल था उसका आखिरकार समाधान हो गया। आखिरकार यह एक कुत्ते का बिस्किट था जिसे एक स्वर्गीय पालतू जानवर ने खाया था। एक सामान्य इंसान के लिए इसका तुरंत असर होगा। इसने वास्तव में जिंगफी के विकास को बढ़ावा दिया। ये वास्तव में स्वर्गीय कुत्ता बिस्किट है। इसका प्रभाव इतना अच्छा था कि आरव भी इसका एक टुकड़ा खाना चाहता था। ये लंबा और अधिक मांसल हो सकता है। इस तरह उसका लिंग भी कुछ सेंटीमीटर बढ़ सकता है। यह हर आदमी का सपना था। लेकिन फिर भी आरव छोटा नहीं था और उसका लिंग भी छोटा नहीं था। इस पर विचार करने के बाद उसने बिस्किट को बचाकर रखने और उसका उपयोग एक वफादार कुत्ता पालने में करने का निर्णय लिया। आप मुझे ये बताने के लिए ही सुबह सुबह यहाँ आए हैं? आरव ने पूछा। हाँ, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। जिंग फेई ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम बदल गए हो। जाओ और अपना एक नकली पहचान पत्र बनाओ। इसके अलावा अब मुझे मास्टर मत कहना। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, आरव ने कहा। क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? जिंग फेई ने उत्सुकता से पूछा। बॉस, मास्टर आरव, भाई बेई। भाई बेई अच्छा लगता है। आरव ने अपनी भौहें उठाई। वो नाम से संतुष्ट था। भाई बेई, आज हम क्या करने जा रहे हैं? जिंग फी ने खुश होकर पूछा। आज तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं है। जाओ और खाने पीने और जुआ खेलने के लिए कोई जगह ढूंढो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आरव बहुत उदार था। एक टाइकून की आभा अभी भी चमक रही थी। शुरू में उनके पास 90 मिलियन बचे थे। उन्होंने 3 लग्जरी कारें खरीदने के लिए 50 मिलियन और घर के नवीनीकरण के लिए 20 मिलियन खर्च किए। अब उसके पास 20 मिलियन बचे थे। वो जितना चाहे खर्च कर सकता था। पैसा कमाना पैसा खर्च करने के लिए है। आरव इस बारे में बहुत खुले विचार वाले थे। वो कभी भी अपने पैसे के साथ कंजूसी नहीं करेंगे। वो हमेशा सब कुछ खर्च करने के बाद और अधिक पैसा कमा सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जिंग फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन दाफेंग ने अपनी सुरक्षा के लिए मुझे काम पर रखने के लिए 3 मिलियन खर्च किए हैं। मैंने अभी तक उस पैसे को नहीं छुआ है। भाई बेई के पैसे बर्बाद मत करो। अर्जुन दाफेंग। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि उसे कुछ आभास हो गया है। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे संदेह है कि आज की पुलिसवाली का अर्जुन दाफेंग से कुछ लेना देना हो सकता है। जाओ और गुप्त रूप से जांच करो। पता लगाओ कि क्या चल रहा है। जी श्रीमान। जिंग फी का चेहरा काला पड़ गया। वो गंभीर हो गया और जल्दी से चला गया। इसके बाद आरव ने खुद को शांत किया और अपनी बुगाटी वेरोन कार चलाकर स्कूल के गेट तक पहुंचा। ये सुपर लग्जरी कार ग्रीन वाइन सिटी में अकेली थी। यह एक खूबसूरत नजारा बन गई। जब ये रुकी तो इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बहुत से लोग इसे देखने के लिए रुके। उन्होंने तस्वीरें ली और उन्हें वीबो, वीचिट मोमेंट्स और स्कूल फोरम पर पोस्ट किया। लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ का ध्यान दूसरी ओर चला गया। रिया यहाँ था। उसने स्लीवलेस शर्ट और स्लिम फिटिंग जीन्स पहन रखी थी। वो एक युवा और स्टाइलिश लुक में दिख रही थी। इससे उसके सेक्सी शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। स्कूल की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों की नेता और छात्र परिषद की अध्यक्ष के रूप में वो हमेशा स्कूल में सबसे लोकप्रिय लोगों की सूची में अर्जुन आधा रशा पर रहती थी। वो बुगाटी वेरोन में नजर आते ही सुर्खियां बटोरने लगी। लेकिन इसके तुरंत बाद वो कार में बैठ गई। अरे बाप रे, क्या सचमुच उसका कोई बॉयफ्रेंड था? क्या बकवास है। ड्राइवर कौन है? वो पहले से ही बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गया। अमीर और सेक्सी, वो जीवन में विजेता है। हालांकि रिया ने कहा कि वो आरव की उपस्थिति बदलने में उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ खास नहीं किया। उसने बस इतना ही किया कि उसे एक साफ सुथरा और नया हेयर स्टाइल दिया, साथ ही एक फैशनेबल स्लिम फिटिंग सूट भी दिया। रिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि रिया का स्वाद अच्छा था। इन 2 छोटे बदलावों ने आरव के स्वभाव को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया था। प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसके सुंदर चेहरे और प्रशिक्षण के बाद उसके स्वस्थ शरीर के साथ वो अब एक सुपर हैंडसम आदमी था जो कोरियाई ओप्पा के बराबर था। जब सब कुछ तय हो गया तो वे दोनों रिया के घर चले गए। ग्रीन वाइन सिटी में उत्तरी पर्वत और दक्षिणी झील थी। रिया का घर साउथ लेक के किनारे पर स्थित था। यह एक स्वतंत्र हवेली थी। मुरोक तियान की हवेली की तुलना में यह हवेली बहुत बड़ी थी। अंदर से यह बहुत ज्यादा आलीशान और आरामदायक थी। ये घर जैसा ही लगता था। आसपास आप जैसे अमीर लोग वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। इस हवेली की तुलना में मैंने जो हवेली खरीदी है वो कचरा है। मैं भविष्य में जब और अधिक पैसा कमाऊंगा तो ऐसी ही एक हवेली बनाना चाहता हूँ। जब वे सामने के खूबसूरत बगीचे से गुजर रहे थे तो आरव अपनी खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने माता पिता को भी यहाँ ले आए तो भी यह सिर्फ 3 लोगों का परिवार है। आपको इतनी बड़ी हवेली की क्या जरूरत है? तुम सही कह रहे हो। मुझे इस तरह की हवेली में रहने के लिए कम से कम 6 पत्नियों से शादी करनी होगी। आरव ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसे थोड़ी जलन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, सिर्फ 6 पत्नियां क्यों? आप 7 पत्नियां क्यों नहीं रखते? सप्ताह में 7 दिन? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे रविवार को आराम चाहिए। आरव ने गंभीरता से कहा, एक कहावत है, टूटे हुए खेत जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल एक थकी हुई गाय होती है। मैं एक महिला के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं कर सकता। आप। जब रिया ने यह सुना तो वो लगभग जमीन पर गिर पड़ी। वो वास्तव में इस बातूनी आदमी को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहती थी। क्यों, आप नाराज हो गए क्या? आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ ठीक है। आरव दुष्टता से मुस्कुराया। हम इतना आत्मसंतुष्ट होना बंद करो। मुझे तुमसे ईर्ष्या क्यों होगी? रिया ने गुस्से से आरव को देखा। लेडी रिया, जियाओ बेई, आप यहाँ हैं।
इस समय चाचा किन अंदर से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जल्दी से अंदर जाओ, पहले से ही कई मेहमान हैं, अंदर बहुत चहल पहल है। अंकल किन, पहले उसे अंदर ले आओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। रिया ने मुंह बनाया और चली गई। ओह, आरव ने अपनी नाक खुजाई। उसे ऐसा मजाक करने का पछतावा हुआ। जियाओ बी, चलो पहले अंदर चलते हैं। अंकल किन मुस्कुराए और आरव को अंदर ले गए। सामने के आंगन और लंबे दालान से होते हुए उसे पिछवाड़े तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट लग गए। साउथ लेक के बगल में एक बहुत बड़ा बगीचा था। नजारा बहुत बड़ा था और नजारा अनोखा था। दादी का जन्मदिन मनाने के लिए इस स्थान को एक उच्च स्तरीय बुफे पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। इस समय वहां पहले से ही सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। उनके पहनावे और स्वभाव को देखकर ही पता चल जाता था कि ये मेहमान या तो अमीर हैं या फिर प्रतिष्ठित। उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। अतीत में यदि आरव ऐसी स्थिति में होते तो उनके पैर जेली में बदल जाते, लेकिन अब हालात अलग थे। उनकी मनस्थिति स्थिर जल के समान थी, अत्यंत शांत। इसके विपरीत आसपास के मेहमान आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। वो आदमी कौन है? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अंकल किन आगे चल रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, चलो बाद में उसे जानने का मौका ढूंढते हैं। सभी लोग आरव की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और सभी महिलाएं उसके रूप की प्रशंसा कर रही थी। वो लड़का बहुत सुंदर है, उसका स्वभाव और शरीर भी बुरा नहीं है, वो मेरी पसंद का व्यक्ति है। परफेक्ट, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम अभी भी जवान घास खाने की सोच रहे हो? बहुत खूब, वो बड़ा भाई किसी फिल्म के मुख्य पुरुष पात्र जैसा दिखता है। 40 से 14 वर्ष की सभी महिलाएं उसकी ओर आंखें फाड़े देख रही थीं। वे उस पर मोहित थीं। लेकिन इस समय सबकी निगाहें दूसरी ओर घूम गईं। जुनफान, वो जुनफान यहाँ है। आह, वो अभी भी बहुत सुंदर है। वो ग्रीन वाइन सिटी का सबसे सुंदर लड़का है। ओह, मेरा राजकुमार। अचानक उसके आसपास की सभी महिलाएं उन्माद में आ गईं, मानो वे स्टेरॉइड पर हों। क्या आज मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई है? आरव ने भौहें सिकोड़ी और एक तरफ देखा। उसने देखा कि एक शालीन युवक उसकी ओर आ रहा है। उसने सिल्वर रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था, जिससे एक नेक आभा झलक रही थी। ये लड़का वाकई बहुत खूबसूरत था। उसकी मोटी भौहें, बड़ी आंखें, लाल होंठ और सफेद दांत थे। उसे आइडल ड्रामा में अभिनय करने के लिए मेकअप की भी जरूरत नहीं थी। सुंदर होने के अलावा वो ग्रीन वाइन सिटी के एक अमीर परिवार का बेटा भी था। वो परिवार ग्रीन वाइन सिटी का तीसरा सबसे शक्तिशाली परिवार था, जो रिया परिवार और वेन परिवार के बाद दूसरे स्थान पर था। वो जुनफान सुंदर और अमीर था। कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं इतनी उत्साहित थीं। चाचा किन, आपसे मिलकर खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन हुई। वो जुनफान ने पास आकर अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया। वो बहुत ही सभ्य और शालीन लग रहा था। मास्टर वो, स्वागत है। अंकल किन को भी यह युवक पसंद आया। वह उसे देखकर मुस्कुराए। चाचा किन, ये है। वो की नजर आरव पर पड़ी और उसने पूछा, ये हमारी महिला मित्र आरव शियाओबेई है। अंकल किन ने आरव शियाओबेई का संक्षिप्त परिचय दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं वो जुनफान हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वान जियानफेंग ने आरव की ओर हाथ बढ़ाने की पहल की। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आरव ने विनम्रता से उसका हाथ मिलाया। उसकी पकड़ कोमल और दोस्ताना थी। इस विवरण से आरव को महसूस हो गया कि वो जुनफान उन घमंडी, निरंकुश और हृदयहीन दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों से अलग था। वो एक दयालु, समृद्ध दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तुम युवा लोग अपना आनंद ले सकते हो। मैं जाकर कुछ मेहमानों का मनोरंजन करूंगा, अंकल किन ने कहा और चले गए। ऐसा लग रहा था कि आरव को वो की देखभाल में छोड़कर उन्हें राहत मिली थी। मास्टर आरव, क्या आप सचमुच में आरव के दोस्त हैं? वो को लगा कि यह सवाल अनुचित था, इसलिए उसने कहा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है। बात बस इतनी है कि मैंने आपको पहले कभी इस मंडली में नहीं देखा। आरव ने कहा, मैं हाल ही में मेंग आरव का दोस्त बना हूँ। ओह, एक नया दोस्त। वो मुस्कुराया और पूछा, मास्टर आरव, आप ग्रीन वाइन सिटी से नहीं है ना? मैं ग्रीन वाइन सिटी से हूँ, लेकिन मेरा घर उपनगरों में आरव विलेज में है। आरव ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, मुझे राहत मिली। वो की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। किस बात से राहत मिली? आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सच कहूं तो मैं मेंग आरव का पीछा लंबे समय से कर रहा हूं। मुझे लगा था कि हम प्रेम प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वो ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। आरव ने नाखुश होकर कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक किसान को आपका प्रेम प्रतिद्वंद्वी होने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार के बारे में नहीं है। वो ने अपना सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, रूप, स्वभाव और पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। हे, आरव खुश नहीं था। मास्टर वू, चलो इन बेकार चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। आरव ने पूछा, क्या आप मेंग आरव के प्रशंसकों में से एक हैं? क्या तुमने आज उसे स्कूल से उठाया? वो ने कहा, मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ काम है। उसने मुझे जाने नहीं दिया। हे, क्या तुम्हें पता है कि वो क्या करने गई थी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। वो ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल, आरव ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मुझे बाल कटवाने के लिए लाई थी। यह मेरा हेयर स्टाइल है। उसके निजी स्टाइलिस्ट ने मेरे लिए यह हेयर स्टाइल बनाया है। हे, डीन मारते रहो। मेंग आरव का निजी स्टाइलिस्ट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं भी उसे नहीं पा सकता। वो ने मुंह बनाया। उसे आरव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? इसे देखो। आरव ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और वो को थमा दिया। यह मिरांडा का बिजनेस कार्ड है। क्या मेंग आरव सचमुच तुम्हें बाल कटवाने के लिए लाया था? ये कैसे संभव है? वो दंग रह गया। न केवल बाल कटवाने बल्कि उसने मेरे लिए ये सूट भी खरीदा। आरव ने ठहाका लगाते हुए हंसते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस सूट की कीमत 80,000 युआन है।
मैंने उससे कहा कि वह इसे न खरीदे, लेकिन वह इसे मुझे देने पर अड़ी रही। मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके दिल पर 1 लाख गुना ज्यादा जोर से चोट लगी हो। वह मरने से बस एक आखिरी बूंद खून की दूरी पर था। लेकिन आरव ने तुरंत उसकी पीठ में एक और छुरा घोंपा। ओह ठीक है मास्टर वू, क्या मेंग आरव ने आपको कोई उपहार दिया? नहीं नहीं, फर्स्ट ब्लड। वू जुनफान मर चुका था। उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया और छाती में खून उगलने की इच्छा जाग उठी। मास्टर वू, ऐसा लगता है कि आप अति आत्मविश्वासी हैं। आरव ने गंभीरता से कहा, मैं मानता हूं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में मैं आप जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात स्वभाव, शरीर और रूप की आती है तो मैं आपसे बेहतर हूं। मेंग आरव का चयन इसका सबसे अच्छा सबूत है। वू जुनफान के चेहरे पर दर्द भरा भाव था, लेकिन वह अवाक था। उसके गाल जल रहे थे। वो ग्रीन वाइन सिटी का सबसे सुंदर आदमी था। वो वास्तव में इस बदमाश से हार गया था। आरव ने उसे उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और मन ही मन बुरी तरह हंसा। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात सख्त व्यवहार करने और चेहरे पर थप्पड़ मारने की आती है तो यहाँ हर कोई बेकार है। युवा मास्टर वू, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा हरा क्यों है? इतने में दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। दूसरी पीढ़ी के धनी युवा उत्तराधिकारियों का एक समूह वहां आया। बोलने वाला व्यक्ति वेन फेक था, जो सबसे आगे चल रहा था। ओह कुछ नहीं, वू जुनफान एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे। उन्होंने खुद को संभाला और परिचय दिया। युवा मास्टर फेंग, आइए और अपने नए दोस्तों से मिलिए। मैं आपको परिचय कराता हूँ। हम वेनफेंग और आरव दुश्मन थे। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखें घृणा से भर गईं। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपको मेरा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी तो मैं उसके जैसे घटिया इंसान को याद नहीं रख पाता। उनके आसपास की अमीर दूसरी पीढ़ी के सभी लोग वेनफेंग के अनुयायी थे और उन्होंने तुरंत उसका मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया। ये छोटा सा आवारा यहाँ कैसे आया? वो तो हमारे दायरे में भी नहीं है। देखो वो कितना दिखावटी है। क्या उसने ये सूट किराए पर लिया है? जल्दी से सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ। अगर वह अतिथि सूची में नहीं है तो उसे भगा दो। यहाँ रहने से सबकी भूख खराब हो जाएगी। उनमें से कुछ ने बारी बारी से आरव को अपमानित किया। आरव मेरा मेहमान है। दूसरी ओर तुम में से बाकी लोग, चूंकि तुम वेनफेंग के साथ मुफ्तखोरी करने आए हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। तभी रिया वहां आया। उसने एक लंबी बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल बंधे हुए थे, जिससे उसकी जैद जैसी गर्दन दिख रही थी। वो बहुत बौद्धिक लग रही थी। उसकी आवाज ठंडी और दबंग थी। उसका व्यवहार किसी रानी जैसा था। सुश्री रिया, अमीर दूसरी पीढ़ी के दिलों में तनाव आ गया। वे चूहे की तरह थे जिन्होंने बिल्ली को देखा था। उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रिया, तुम यहाँ हो। दूसरी ओर वेनफेंग के चेहरे पर एक मोहक भाव था, क्योंकि वो रिया के आकर्षक स्वरूप को देख रहा था। रिया ने उसे अनदेखा कर दिया। आरव के पास गई और कहा, जियाओ बे, चलो चले। आरव, मैं वू जुनफान कुछ कहना चाहता था। रिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जब आरव को परेशान किया जा रहा था तब तुमने उसकी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। इसके बाद उसने आरव की कलाई पकड़ ली और उसके साथ चली गई। वो दंग रह गया। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने आरव से 10 वाक्यों से ज्यादा बात नहीं की थी। ये स्वाभाविक था कि आरव मदद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा इससे पहले कि वो मदद कर पाता, रिया पहले ही भागकर बाहर निकल चुका था। उसके पास मदद करने का कोई मौका नहीं था। वो को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। आसपास के लोगों के चेहरे भी आश्चर्य और मोटे अक्षरों से भरे हुए थे। वो आरव बच्चा कौन है? सुश्री रिया उसके प्रति इतनी सुरक्षात्मक क्यों है? और रिया ने उसे घर में भी घसीटा। इसका क्या मतलब है? मादरचोद, वू जुनफान और मैंने मेंग आरव पर एक उंगली भी नहीं उठाई। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? वेनफेंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो वास्तव में आरव से मौत तक लड़ना चाहता था। दूसरी ओर रिया आरव को एक बड़े घर में ले आया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। मेरी दादी वहां है, रिया ने कहा। ओह, जन्मदिन की लड़की को बधाई देना मेरा कर्तव्य है। आरव ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अपने बाल ठीक किए। वो बहुत गंभीर था। जल्दी मत करो। रिया ने अपने होंठ काटे और थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दादी की शक्ल देखो। क्यों? आरव चौंका। मेरी दादी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन कुछ समय पहले उनकी क्यों अचानक कमजोर हो गई। जब वो चेकअप के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है। रिया ने कहा, विज्ञान कारण नहीं खोज सकता, तो आप तत्वमीमांसा का प्रयास करना चाहते हैं? आरव समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हाँ, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाए। आरव मुस्कुराया। फिर वे दोनों घर के अंदर चले गए। घर का डिजाइन चीनी शैली में बनाया गया था। सारा फर्नीचर चंदन की लकड़ी से बना था। प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लगा हुआ था। घर के बीच में पीतल का धूप बत्ती का बना था। धूप बत्ती की खुशबू अच्छी आ रही थी। जब उन्होंने घर में कदम रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे प्राचीन काल में पहुंच गए हों। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। रिया ने उसे बताया था कि उसकी दादी को एंटीक फर्नीचर पसंद है। क्या मैंगचेंग यहाँ है? रिया की दादी आंखें बंद करके आराम कुर्सी पर बैठी थी। जब उन्होंने शोर सुना तो वे धीरे से उठ बैठी। वो 80 साल से ज्यादा की थी। जैसा कि रिया ने कहा, उसकी क्यूई कमजोर थी। उसका शरीर दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही न हो। दादी, यह मेरा दोस्त आरव है। यह आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देने आया है, रिया ने कहा। दादी, मैं आपके अच्छे भाग्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आरव मुस्कुराया और बूढ़ी महिला को प्रणाम किया। अच्छा लड़का, उठो, शर्माओ मत।
दादी ने दयालुता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर आरव को एक और चेहरा दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। कोई आंख की पुतलियां नहीं थी, सिर्फ 2 काले छेद थे। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। भूत प्रेत का साया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरी कोशिश की कि वो जोर से न चिल्लाए। ये पहली बार था जब उसने ऐसी किसी घटना का सामना किया था। उसे डर था कि कहीं दुष्ट आत्मा सतर्क न हो जाए। आरव ने खुद को शांत किया। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि दुष्ट आत्मा का चेहरा नीली इंक्यूई से भरा हुआ था। यह एक भ्रम जैसा लग रहा था। ये बूढ़ी औरत के चेहरे से ओवरलैप हो गया था। यह वाकई डरावना था। आरव ने अपना नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर सक्रिय किया। डिंग। निम्न स्तर की दुष्ट आत्मा, साधना, तारांकन, स्वास्थ्य, आत्मा रूप, युद्ध शक्ति 300। लानत है, आत्मा रूप। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मुट्ठी बुरी आत्मा को नहीं मार सकती? भले ही मैं जियांग्यू की ताकत उधार ले लूं, फिर भी यह बेकार होगी। आरव ने जल्दी से सोचा, मुझे शांत होने की जरूरत है। मैं समाधान निकालने से पहले बुरी आत्मा को सचेत नहीं कर सकता। अगर नहीं तो इसकी 300 लड़ाकू शक्ति मुझे कुछ ही सेकंड में कुचल देगी। आरव, जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई थी। रिया को लगा कि आरव दिवास्वप्न देख रहा है। उसने उसे धीरे से याद दिलाया। मुझे पेशाब करना है। मुझे पहले शौचालय का उपयोग करना है। आरव के पास मूत्रालय से बचने के कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिया समझदार थी। वो जानती थी कि आरव के पास ऐसा करने के पीछे कोई कारण होगा। उसने कहा, दरवाजे के बाईं ओर एक शौचालय है। तुम वहां खुद जा सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। आरव शौचालय से बाहर भाग गया। वह शौचालय में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना सेलफोन निकाला और 3 लोगों के लाल लिफाफे समूह को खोला। अब केवल एक ही चीज थी जो उसकी समस्या को सुझाने में उसकी मदद कर सकती थी। वो थी यह जादुई लाल गिफ्ट समूह। बुरी आत्माओं से निपटने के लिए पहली पसंद यानवांग थी। लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति थी। उसे नहीं पता था कि यानवांग ऑनलाइन है या नहीं। इसलिए आरव ने ग्रुप को एक संदेश भेजा। आरव, सब लोग, मैंने 300 युद्ध शक्ति वाली एक दुष्ट आत्मा का सामना किया है। क्या कोई मुझे उसे मारने में मदद कर सकता है? नेजा, वाह, भगवान आरव ऑनलाइन है। 3 प्यारे इमोजी। जुबाजी, भाई, मैं अंततः तुम्हें देख पाया। टोंगटेन के प्रधानमंत्री ने हमें एक आदेश दिया है। आपको केवल हमसे संपर्क करने की अनुमति है। हमें आपको परेशान करने की अनुमति नहीं है। इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। 3 चुंबन। गॉड एयरलांग, सभी लोग एक समूह बनाए और गॉड आरव को देखें। जियो तियानवान, वूफ वूफ वूफ, पृथ्वी देवता, महान देवता, कृपया उसकी जान को गले लगाओ। स्वर्गीय सैनिक ए, पिछली टिप्पणी जोड़ 1। स्वर्गीय सैनिक बी, पिछली टिप्पणी जोड़ 2। आरव, मुझे चोदो, इमारत टेढ़ी है। अब चलिए काम पर लग जाएं। भूत पकड़ो, भूत पकड़ो, भूत पकड़ो। बैल दानव राजा, शक्तिशाली अमर, क्या आप मेरा मिश्रित लौह आकाश समतल हथौड़ा किराए पर लेना चाहते हैं? एक हथौड़े के प्रहार से 10,000 निम्न स्तर की दुष्ट आत्माएं नष्ट हो सकती हैं। कीमत उचित थी, प्रतिदिन 1000 योग्यता अंक। पगोडा धारक स्वर्गीय राजा, भगवान, बस मेरा कियानकुन अति सुंदर पगोडा किराए पर दे दो। 2 दिनों के लिए 1000 योग्यता अंक। हवेन सॉन्ग, अमर, मेरा बैंगनी स्वर्ण बौद्ध स्टाफ किराए पर ले। मैं तुम्हें दुष्टात्माओं से मुक्ति का अनुष्ठान भी दे सकता हूँ। सेट की कीमत केवल 998 थी। ताइबाई जिंक सिंह, इसे मुझे किराए पर दे। नंगे पांव अमर, मेरा। एक क्षण के लिए सभी प्रकार के देवता बाहर आ गए और अपने धर्म खजाने को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करने लगे। आरव के गालों पर आंसू बहने लगे। ये सभी लोग सचमुच प्रतिभाशाली थे। यदि वे सभी टाओबाओ वी चैट व्यवसाय करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो वे निश्चित रूप से भाग्य बना लेंगे। आरव के पास उन पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, सब लोग, आपके धर्म के खजाने बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास केवल 87 योग्यता अंक है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो अपने धर्म के खजाने को किराए पर देने को तैयार हूं। आधा मिनट बीत चुका था और समूह में कोई भी दिखाई नहीं दिया। भाड़ में जाओ, ये मुनाफाखोरों का समूह। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। आरव इतना निराश था कि वो उछल कूद कर उन्हें कोसना चाहता था। अचानक ग्रुप में एक संदेश आया। अंततः कोई तो था जो काफी दयालु था। यानवांग, भगवान, मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए एक धर्म वस्तु दे सकता हूँ और मुझे कोई योग्यता अंक नहीं चाहिए। आरव, ये बहुत बढ़िया है। यानवांग एक अच्छा दोस्त है। यानवांग, अगर आप संतुष्ट हैं तो क्या आप मुझे कुछ मसालेदार छुरे दे सकते हैं? इन दिनों मैं मसालेदार स्टिक्स के सपने देख रहा हूँ। बाकी सब कुछ बेस्वाद है। 3 भीख मांगने वाली इमोजी। आरव ने जब संदेश देखा तो वो लगभग हंस पड़ा। यानवांग अभी भी मसालेदार छड़ियों के बारे में सोच रहा था। आरव, कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ मसालेदार स्टिक मिल गई है। मैं उन्हें कल तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है? यानवांग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। 3 लाल टपकाने वाली इमोजी। डिंग, आपको यानवांग से एक लाल गिफ्ट मिला है। आपको एक शुरुआती दानव कातिल पीच लकड़ी की तलवार मिली है। इसे आपके खजाने की पेटी में रखा गया है। हाँ, धर्म के खजाने के लिए मसालेदार छुरे का व्यापार, यह अद्भुत है। आरव बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना खजाना खोलकर देखा। शुरुआती दानव कातिलों के लिए पीच वुडन तलवार, अंडरवर्ल्ड से एक वार से शुरुआती दानव को मारा जा सकता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? निकालना। एक रोशनी चमकी और आरव के हाथ में एक उंगली के आकार की लाल लकड़ी की तलवार दिखाई दी। इस पर यांग आभा का निशान था। ये बुरी आत्माओं का नाश करने वाला था। छोटी सी दुष्ट आत्मा, रुको, मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। जब आरव बाहर जाकर बुरी आत्माओं को मारने वाला था तो समूह फिर से सक्रिय हो गया। जुबाजी, यानवांग, मसालेदार छुरे क्या है? यानवांग, यह एक ऐसा व्यंजन है जिसे केवल गॉड आरव ही प्राप्त कर सकता है। 3 लाल टपकाने वाली इमोजी।
बैल दानव राजा, भगवान आरव, मसालेदार चिड़े, कृपया शिवालयधारी स्वर्गीय राजा, मैं भी। जो लोग पहले छिपे हुए थे वे फिर से बाहर कूद पड़े। वे सभी उस प्रसिद्ध भोजन का स्वाद लेना चाहते थे। हम जब मुझे आपकी मदद की जरूरत है तो आप सभी अदृश्य होने का नाटक कर रहे हैं। आप मसालेदार चिड़े चाहते हैं। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? आरव ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मसालेदार स्टिक दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। इसे पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। अंतिम कीमत एक स्टिक के लिए 10,000 मेरिट पॉइंट, 10 स्टिक तक सीमित। जितनी जल्दी हो सके प्री ऑर्डर करें। बैल दानव राजा, ये बहुत महंगा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान एरलांग, ये तो बस कुछ खाना है, योग्यता अंक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे। समूह में सभी लोग इस बात पर सहमत थे। कोई भी मसालेदार स्टिक के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। आरव इतना आलसी था कि उसे उनकी परवाह नहीं थी। यानवान को एक जीवंत विज्ञापन के रूप में देखते हुए कुछ खाने पीने के शौकीन लोग देर सवेर इसकी ओर आकर्षित होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था बुरी आत्माओं को मारना। आरव ने अपना सेलफोन रख दिया और घर की ओर भागा। महंगा आरव, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? मैं अपनी दादी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, आरव ने सीधे कहा। लेकिन रिया हिचकिचा रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो पहले बाहर जाओ, चाहे तुम कुछ भी सुनो, अंदर मत आना, आरव ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं अपनी दादी को तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। रिया को लग रहा था कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी लग रही थी, लेकिन उसे आरव पर भरोसा था, इसलिए वो उठ खड़ी हुई और घर से बाहर चली गई। बच्चे, मुझे अभी पता चल गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए यहाँ हो। बुढ़िया की आंखें अचानक नीली हो गई और उसके मुंह से एक डरावनी आवाज निकली। हे, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मुझे मार सकता है? दुष्ट आत्मा ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी ओर मैं आपके शरीर पर कब्जा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कठपुतली में बदल सकता हूँ। कब्जा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उस बूढ़ी महिला की आत्मा निगल ली है? तुमने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है? आरव को झटका लगा। किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करना भूत प्रेत के कब्जे जितना आसान नहीं था। यह तब हुआ जब एक भूत ने एक व्यक्ति की आत्मा को निगल लिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। यदि ऐसा होता तो वो बूढ़ी महिला बहुत पहले ही मर चुकी होती। यदि वो दुष्ट आत्मा को मार भी दे तो भी यह व्यर्थ होगा। सौभाग्यवश दुष्ट आत्मा ने नकारात्मक उत्तर दिया। किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करना एक लंबी प्रक्रिया है। मैं बस इस बूढ़ी औरत की आत्मा को दबा रही हूँ। मैं धीरे धीरे उसका उपभोग कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा मेरी दादी ठीक हो जाएंगी। आरव ने राहत की सांस ली। हम क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी? तुम्हें मुझे मारने का अधिकार क्या है? दुष्ट आत्मा ठंडी हंसी हंस पड़ी। ऐसा मत सोचो कि मैं यह नहीं बता सकती कि तुम्हारी युद्ध शक्ति केवल 100 है। मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर पर आक्रमण कर सकती हूँ और अपने नश्वर शरीर से तुम मुझे बिल्कुल भी छू नहीं सकते। क्या ऐसा है? आओ और इसे आजमाओ। आरव मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी। हम चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मेरे पास तुम्हें अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। दुष्ट आत्मा ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसके बाद वो एक नीले रंग के प्रेत में बदल गया और बूढ़ी औरत के सिर से बाहर आ गया। फिर वो एक मानव के आकार में एक भ्रामक आत्मा में बदल गया। इसी समय वृद्ध महिला कोमा में चली गई। मरना, गर्जन। दुष्ट आत्मा ने तीखी दहाड़ लगाई। उसने अपना क्रूर मुंह खोला और आरव की ओर झपटा। इसकी गति बहुत तेज थी। यह आरव से कम 3 गुना तेज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पूरा विश्वास था कि आरव निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आरव ने उससे सीधे मुकाबला करने की योजना नहीं बनाई है। अर्जुन आधा घर आदेश स्लैश। आरव ने दहाड़ते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी आस्तीन में छिपी हुई दानव कातल पीछवुट तलवार उड़कर हवा में घुस गई। तारानकन पोम, तारानकन उंगली के आकार की पीछवुट तलवार सुनहरी लपटों के साथ जलने लगी। ये बड़ी होती गई और 3 फुट लंबी ज्वलंत तलवार में बदल गई। चरम यांग और चरम पुरुषत्व की आभा तुरंत फूट पड़ी और पूरा कमरा सुनहरे प्रकाश में ढक गया। कैसे? ये कैसे संभव है? तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम पाताल लोक की जादुई कलाकृति कैसे प्राप्त कर सकते हो? प्रेत भय से चीख उठा। यह ऐसा था जैसे एक चूहा एक बिल्ली को देखकर अपनी आत्मा की गहराई में डर महसूस कर रहा हो। हिस हिस। सुनहरे प्रकाश की रोशनी में दुष्ट आत्मा का शरीर जल गया प्रतीत हो रहा था तथा लगातार काला धुआं निकल रहा था। इसके अलावा उसका शरीर पूरी तरह दबा हुआ था और हिलने डुलने में असमर्थ था। ये दुखदाई है, ये बहुत दुखदाई है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जाने दीजिए। दुष्ट आत्मा ने करुण चीख निकाली। उसकी तीखी आवाज सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो और मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? आरव ने उसे गंभीरता से देखा। उसका कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। झनकार। ऊपर से भड़की हुई आग की तलवार नीचे गिरी। दुष्ट आत्मा का पूरा शरीर सुनहरी लपटों से जल उठा और उसकी दर्दनाक चीखों के बीच उसका पूरी तरह से नाश हो गया। लानत है, इतना सुंदर। हॉलीवुड के कौन से स्पेशल इफेक्ट्स, वे सब इतने कमजोर हैं। जब आरव ने यह सुंदर दृश्य देखा तो वह अपनी खपे छोटे की मात्रा अर्जुन व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। यह सही नहीं है। आरव की लकड़ी की तलवार कहाँ है? मुझे यह मत बताइए कि यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। उसके चारों ओर का सुनहरा प्रकाश लुप्त हो गया और आरव की लकड़ी की तलवार कहीं नजर नहीं आई। आरव ने शिकायत की, क्या बकवास है। इतने समय के बाद यानवांग एक चालाक व्यापारी भी है। अगर भविष्य में मुझे कोई बुरी आत्मा दिखी तो मुझे उससे मदद की भीख मांगनी पड़ेगी। डिंग। निम्न स्तर की दुष्ट आत्मा को मार डाला। ट्रिपल रियल्स मेरिट पॉइंट्स जोड़ 200। डिंग। बधाई हो, आप परोपकारी व्यक्ति बनने के स्तर तक पहुंच गए हैं। आपके पास वर्तमान में 287 योग्यता अंक है। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 713 योग्यता अंक चाहिए।
डिंग, परोपकारी, आकर्षण जोड़ 10, भाग्य जोड़ 10। हाँ, मैं पुनः एक परोपकारी व्यक्ति हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने सारे मेरिट पॉइंट हासिल कर लिए हैं। ये कमाल है। आरव बहुत खुश था। भले ही आरू की लकड़ी की तलवार चली गई थी, फिर भी वो मसालेदार छड़ियों का इस्तेमाल 200 योग्यता अंकों के बदले कर सकता था। यह निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा था। आरव ने खुद को शांत किया, अपने खजाने की पेटी खोली, 100 जड़ी बूटियों की औषधि की आखिरी बोतल निकाली और बूढ़ी महिला को पिला दी। दुष्ट आत्मा चली गई थी और 100 जड़ी बूटियों की औषधि सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकती थी। यह उसकी शारीरिक शक्ति को भी बहाल कर सकती थी। ये केवल समय की बात थी कि वृद्ध महिला पुनः स्वस्थ हो जाए। आरव ने भी राहत की सांस ली। उसने रिया को निराश नहीं किया। उस पल में एक मध्यम आयु का आदमी घर में आया। मैंगचेंग, तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जाओ और अपनी दादी को बाहर आने को कहो। मेहमानों से मिलने का समय हो गया है। वो आदमी सुंदर, लंबा और सुडौल शरीर वाला था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वो रिया से काफी मिलता जुलता था। जाहिर है वो रिया के पिता, रिया परिवार के मुखिया रिया जेंगो थे। पिताजी, रिया ने अपने होंठ सिकोड़े। वो थोड़ी घबराई हुई थी। जाहिर है उसने आरव को अपनी दादी का भाग्य पढ़ने की अनुमति देने के लिए रिया जेंगो से अनुमति नहीं मांगी थी। क्या गलत? तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? रिया जेंगो ने भौहें सिकोड़ी। दादी को कुछ जरूरी काम निपटाना है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, रिया ने स्पष्टता से कहा। बकवास, आपकी दादी को किस तरह का जरूरी काम हो सकता है? मुझे अंदर आने दो। रिया जेंगुओ एक भोला व्यक्ति नहीं था। वो बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। वो ये कहते हुए घर में कदम रखने ही वाला था। पापा, तुम अंदर नहीं जा सकते। रिया ने उसकी बांह पकड़ी और समझाया, यह इस तरह है, मुझे एक फेंगशुई गुरु मिल गया है। वो दादी को ठीक होने में मदद कर सकता है। चलो उसे परेशान न करें। फेंगशुई मास्टर? रिया जेंगुओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, यह हास्यास्पद है। क्या तुम अब भी मेरी बेटी हो? आप एक जियांगू घोटालेबाज पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पापा, जियाओबेई कोई जियांगू स्कैमर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितना सही है। मैंने उससे वादा किया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा और मैं किसी और को अंदर नहीं आने दूंगा। रिया ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। आपका क्या मतलब है? क्या आप एक जियांगू घोटालेबाज के लिए दादी की सुरक्षा की उपेक्षा करने जा रहे हैं? क्या तुम अपने पिता के आदेश की अवहेलना करने जा रहे हो? रिया जेंगुओ का चेहरा काला पड़ गया। वो और भी क्रोधित हो रहा था। रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं ये दादी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अस्पताल इसका कारण नहीं खोज पा रहा है। हमें कुछ और सोचना होगा। अगर हम इसे खींचते रहेंगे तो दादी गिर जाएंगी। क्या एक जियांगू घोटालेबाज को काम पर रखना आपका समाधान है? रिया जेंगुओ ने आह भरी। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक होशियार और तर्कसंगत बच्चे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अंधविश्वासी होगे। तुम मुझे निराश करते हो। जेंगुओ, रिया को सबक सिखाने की हिम्मत मत करना। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुल गया। माँ, दादी, रिया जेंगुओ और रिया एक ही समय में चौंक गए। वो बुढ़िया जो पहले बहुत बुरी हालत में थी, अब स्वस्थ होकर चमक रही थी। वो ऐसी लग रही थी मानो 5 साल छोटी हो गई हो। मैंगचेंग, मेरे पास आओ। अपने पिता की बात मत सुनो। बूढ़ी औरत अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। उसने रिया को अपनी तरफ खींचा और उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, आपका शरीर। रिया ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सब जियाओबेई का शुक्रिया है। उसने मुझे अपने गृहनगर की एक रेसिपी दी। मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जवानी के दिनों में लौट आया हूँ। बूढ़ी औरत ने दयालुता से मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है। रिया बहुत खुश थी। उसने आरव को दिल से धन्यवाद दिया। जियाओबेई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी बदौलत है कि मेरी दादी ठीक हो सकी। तुम इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? ये तो बस केक का एक टुकड़ा है। आरव ने अपनी भौहें उठाई और उसकी ओर आंख मारी। उसी समय रिया जेंगुओ स्तब्ध रह गया। वो एक गड़बड़ में था। वो 10 साल से ज्यादा समय से रिया परिवार का प्रभारी था। उसने हर तरह की चीजें देखी थी। हालांकि उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे इतना झकझोर दिया कि वो लंबे समय तक उससे उबर नहीं सका। वो लगातार यही कहता रहा कि आरव जियांगू का झूठा है और रिया अंधविश्वासी है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव शियाओबेई उस समस्या का समाधान कर सकता है जिसे सभी बड़े अस्पताल हल नहीं कर सके। इसके अलावा आरव सिर्फ एक किशोर था। वो उन तथाकथित सफेद बालों और दाढ़ी वाले मास्टरों की तुलना में कुछ भी नहीं था। रिया जेंगुओ को लगा कि यह अविश्वसनीय है। साथ ही उसका चेहरा जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी थप्पड़ मारा गया हो। पिताजी, मैं आपको आपसे मिलवाती हूँ। यह मेरी अच्छी दोस्त आरव शियाओबेई है। रिया ने एक खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। जब वो अच्छी दोस्त शब्द कहती थी तो वो उस पर अतिरिक्त जोर देती थी और इसमें गर्व का भाव भी झलकता था। नमस्ते अंकल। आरव बहुत विनम्र था। उसने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। हेलो। रिया जेंगुओ को असहज महसूस हुआ, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने जल्दी से अपना रवैया बदला और गंभीरता से कहा, मेरी माँ को ठीक करने के लिए धन्यवाद। मैं बाद में आपको इनाम के तौर पर कुछ पैसे दूंगा। मैं बस मेंग आरव की मदद कर रहा हूँ। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आरव ने शांति से मना कर दिया। ये सुनते ही रिया के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। कितना अच्छा बच्चा है। चलो चले, दादी तुम लोगों को खाने पर ले आएंगी। दादी को भी आरव बहुत पसंद था। उसने अपने बाएं हाथ से आरव को और दाहिने हाथ से रिया को पकड़ लिया और भोजन कक्ष की ओर चल दी। रिया जेंगुओ जहां था वहीं खड़ा रहा और भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर मधुर भाव देखा। उसके दिल में शक पैदा हो गया। क्या ये हो सकता है कि उसकी प्यारी बेटी उस बिगड़ैल लड़के में दिलचस्पी रखती हो? यह अच्छा संकेत नहीं था। रिया जेंगुओ ने अपना सेलफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अंकल फैंग, क्या आप किसी की जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आरव शियाओबेई। इतना कहकर उसने फोन रख दिया।
भोज स्थल पर इस समय बहुत सारी रंग बिरंगी लालटेनें जलाई गई थी। हर जगह दीर्घायु शब्द वाली बड़ी लाल लालटेनें दिखाई दे रही थी। जब बूढ़ी महिला आरव और रिया को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकली तो उन्होंने हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो बूढ़ी महिला उस रात की निर्विवाद सितारा थी, लेकिन जिस पर सबका सबसे अधिक ध्यान था वो था आरव, जो दादी के बाएं हाथ पर था। वो बच्चा कौन है? वो बूढ़ी औरत के साथ यहाँ क्यों है? क्या वह सुश्री रिया का बॉयफ्रेंड हो सकता है? ये संभव है। सुश्री रिया अपनी अर्जुन तलत प्यार की मात्रा के लिए जानी जाती हैं। उनकी इतनी मधुर मुस्कान देखना दुर्लभ है। क्या ये हो सकता है कि वो बच्चा ड्रैगन सिटी से है? मैंने सुना है कि रिया जेंगुओ अपनी बेटी की शादी ड्रैगन सिटी से करना चाहता है। ड्रैगन सिटी से? यह असली बुद्ध है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई चर्चा कर रहा था और अनुमान लगा रहा था कि आरव शियाओबेई वास्तव में कौन था। हालांकि वे कभी नहीं जान पाए कि आरव शियाओबेई ग्रीन वाइन सिटी के उपनगर आरव गांव से था। वो सिर्फ एक किसान था। ये कैसे हो गया? वो का दिल टूट गया। मैं 3 साल से मेंग आरव के पीछे पड़ा हूँ। उसे दूसरा प्रेमी कैसे मिल गया? ग्रीन वाइन सिटी के सबसे खूबसूरत लड़के को एक और बड़ा झटका लगा था। उसे खुद पर भी शक होने लगा। क्या वो वाकई आरव शियाओबेई जितना अच्छा नहीं था? दूसरी ओर वेनफेंग इतना क्रोधित था कि उसने अपने पैर पटकते हुए शाप दिया, मादरचोद, वो बच्चा तो एक बेचारा बदमाश है। उसकी हिम्मत कैसे हुई रिया को मुझसे छीनने की? मैं उसे मार डालूंगा। मैं वेनफेंग उसे मार डालूंगा। वेनफेंग भी रिया के कट्टर अनुयायियों में से एक था। वो ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसके सामने क्या हुआ। आरव शियाओबेई के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। बेशक आरव शियाओबेई को इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे बस यही चिंता थी कि वो बूढ़ी औरत और रिया के साथ रहे। वे सभी तरह के व्यंजनों का आनंद लेते थे और अपना समय एक साथ बिताते थे। भोज का आधा समय बीत चुका है। चाचा किन आरव के पास आए और कहा, जियाओबेई, बूढ़ा आदमी तुम्हें अकेले में देखना चाहता है। इससे पहले कि आरव कुछ कह पाता, रिया ने पूछा, मेरे पिता आरव शियाओबेई से मिलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? बूढ़े आदमी ने कारण नहीं बताया। चाचा किन ने अपना सिर हिलाया। कारण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बड़े लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, आरव ने शांति से कहा। ये बच्चा बहुत समझदार है, जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बूढ़ी औरत को आरव ज्यादा पसंद आने लगी। रिया ने और कुछ नहीं कहा, इसलिए आरव अंकल किन का पीछा करते हुए वहां से चला गया। एक लंबे और घुमावदार गलियारे से गुजरने के बाद आरव एक विशेष बैठक कक्ष में पहुंचा। रिया जेंगुओ पहले से ही अंदर बैठा था। मिस्टर आरव, अंदर आइए और बैठिए। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया, अंदर चला गया और रिया जेंगुओ के बगल में सोफे पर बैठ गया। चाचा किन कमरे से बाहर चले गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम बड़ा नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। फर्नीचर से लेकर सजावट तक सब कुछ महंगा था। हर छोटी बड़ी चीज बढ़िया थी। बागुआ क्यू अवलोकन कौशल के माध्यम से आरव कुछ वस्तुओं को भी देख सकता था जो लाल या चांदी क्यू से घिरी हुई थी। मैंने सुना है कि श्री आरव प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत जानकार है। क्या आप इस लिविंग रूम की लागत का अनुमान लगा सकते हैं? रिया जेंगुओ ने पूछा। सफेद, हरा, लाल, चांदी, सोना और बैंगनी सोना, ये क्यों ही किसी वस्तु के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते थे। आरव ने मोटा मोटा हिसाब लगाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ मौजूद वस्तुओं का मूल्य 100 मिलियन से अधिक होना चाहिए। रिया जेंगुओ ने इनकार नहीं किया। उसने फिर पूछा, तो मिस्टर आरव, क्या आप रिया ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं? आरव ने जब ये प्रश्न सुना तो वो चौंक गया। ये लिविंग रूम साउथ लेक मैनर के कमरों में से एक था। साउथ लेक मैनर रिया परिवार का एक छोटा सा व्यवसाय था। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, रिया संगठन का मूल्य खगोलीय है, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। रिया जेंगुओ ने थोड़ा सिर हिलाया और विषय बदल दिया। मैं आपको ये सब अपनी संपत्ति दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंग आरव रिया संगठन की एकमात्र वारिस है। यदि आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मैच होना चाहिए। आरव को झटका लगा, एक स्नेही जोड़े का टूटना। ये कहानी थोड़ी नाटकीय थी, लेकिन यह एक क्रूर वास्तविकता भी थी। रिया संगठन की एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में रिया हमेशा दुनिया की नजरों में एक देवी रही थी। यदि कोई उसके साथ रहना चाहता था तो उसे कई शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का मेल होना केवल एक शर्त थी। आखिरकार यह वास्तविक जीवन था, ये कभी भी परीक्षा की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आरव भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सका। मैंने अभी कुछ शोध किया है श्री आरव, आप बहुत प्रतिभाशाली युवक हैं। आपके पास योग्यता, साहस और धन है। यदि आप रिया को तंग नहीं भी करेंगे तो भी आपका भविष्य उज्जवल होगा, है ना? रिया जेंगुओ ने गहरी आवाज में पूछा। आपकी नजर में मैं बस एक आदमी हूँ जो रिया को उसके उज्जवल भविष्य के लिए परेशान करता है, आरव ने जवाब दिया। रिया जेंगुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक मौन सहमति थी। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे। आरव चुप था। अंततः वो अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। योग्यता, साहस और धन, यदि उसके पास रिया जेंगुओ के समान धन होता तो उसकी ऐसी स्थिति नहीं होती। वास्तव में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिया और मैं अभी तक एक जोड़ा नहीं है, आरव ने शांति से कहा। अभी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। रिया जेंगुओ ने कहा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके प्रति उसका रवैया बहुत अलग है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जल्द से जल्द छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में उसे कोई चोट पहुंचे। आरव ने कहा, मैं भविष्य में आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, या आप बस एक कीमत बता सकते हैं। मुझे आपके वादे के लिए कितना भुगतान करना होगा? रिया जेंगुओ ने गंभीरता से कहा। मुझे खेद है, भले ही आप मुझे पूरा रिया संगठन दे दें, फिर भी मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, आरव ने शांति से कहा। उसकी आंखें चट्टान की तरह दृढ़ थीं। युवक, इतना घमंडी मत बनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
रिया जेंगुओ ने गुस्से से कहा। पूरी ग्रीन वाइन सिटी में कौन ऐसा साहस करेगा कि उसका इस तरह अपमान कर सके? आरव निश्चित रूप से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। आप इसे अहंकार कहते हैं। आरव ठंडी हंसी हंसा और खड़ा हो गया। अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एक ही स्तर पर होंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। रिया जेंगुओ वहीं पर अवाक रह गया। वो आधे मिनट तक अपने होश में नहीं आ सका। आप इसे अहंकार कहते हैं, यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंजता रहा। एक साधारण किसान ने यह कहने का साहस कैसे किया कि वह रिया जेंगुओ बराबरी पर है? इसे पागलपन शब्द से कैसे वर्णित किया जा सकता है? उसके सिर पर गधे ने लात मारी थी। उसने जरूर गलत दवा ले ली होगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। मालिक, क्या आपको इस बूढ़े नौकर की जरूरत है? इस समय एक उदास आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। रिया जेंगुओ ने खुद को संभाला और अपना सिर हिलाया। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंकल फेंग, बस इस बदमाश पर नजर रखने में मेरी मदद करते रहिए। लेकिन ड्रैगन सिटी, अंकल फेंग की आवाज फिर से सुनी जा सकती थी। रिया जेंगुओ ने गहरी आवाज में कहा, उस बदमाश ने आखिरकार मेरी मां को ठीक कर दिया। जब तक मेरे पास कोई और विकल्प न हो, मैं उस हाथ को नहीं काट सकता जो मुझे खिलाता है। जब तक वो और मेंग आरव प्रेमी नहीं है, मैं उसे छू नहीं सकती। समझ गया। अंकल फेंग ने आदेश स्वीकार कर लिया और चले गए। अरे नहीं, वो कभी दिखाई ही नहीं दिया था। बाद में आरव ने साउथ लेक मैनर छोड़ने से पहले रिया और दादी को विदाई दी। रिया बहुत होशियार थी। आरव के रवैये से वो पहले ही अंदाजा लगा सकती थी कि उसके पिता आरव से क्यों मिलना चाहते थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो आरव को पसंद करती है या नहीं, या क्या वो सचमुच उसे पसंद करती थी। इसीलिए उसने आरव को रुकने के लिए नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि गलतफहमी और बढ़े। आरव भी काफी उदास था। वो सड़क पर बेमतलब गाड़ी चला रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शहर के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गया था। थोड़ी शराब पियो। आरव ने अपनी कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढी और सीधे फायर बॉस के बार में चला गया। मास्टर आरव, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आए? आज तुम अपने साथ कोई सुंदर लड़की क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें मेरी कुछ लड़कियों से परिचय करवाने की जरूरत है? जब फायर बॉस ने आरव को देखा तो वो बेहद उत्साहित हो गया, मानो उसे चिकन के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, बकवास बंद करो। मैं आज केवल पीना चाहता हूँ, हार्ड शराब। चलो बार काउंटर पर चलते हैं। तुम क्या पीना चाहते हो? बारटेंडर तुम्हारे लिए कुछ बना दे। फायर बॉस जल्दी से आरव को बार काउंटर पर ले आया। आग बॉस, फायर बॉस, बारटेंडर और वेटरों ने तुरंत सिर हिलाकर फायर बॉस को प्रणाम किया। हालांकि फायर बॉस ने उन्हें अनदेखा कर दिया और कहा, यह मेरा बड़ा भाई है। आप लोग आज रात उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं ड्रिंक्स का खर्चा उठाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। सभी ने सिर हिलाया। वे आरव को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एक छोटा बच्चा फायर बॉस का बड़ा भाई कैसे बन गया? यह अविश्वसनीय था। बड़े भाई, कृपया पीना जारी रखो। मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगा। रात में ये सुरक्षित नहीं है। मुझे तुम पर नजर रखनी है, फायर बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ, मेरी चिंता मत करो। आरव ने अपना हाथ हिलाया और फायर बॉस चला गया। बड़े भाई, आप क्या पीना चाहेंगे? बारटेंडर ने विनम्रता से पूछा। मजबूत शराब, मुझे सबसे मजबूत चाहिए, आरव ने शांति से कहा। बारटेंडर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में उपहास का भाव झलक रहा था। वो कुछ सालों से इस धंधे में था। वो बता सकता था कि आरव एक नौसिखिया है जो शराब पीना नहीं जानता। क्या आप अभी भी मजबूत शराब चाहते हैं? उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। बारटेंडर ने कुछ देर सोचा और पहले आरव के लिए एक हल्का कॉकटेल बनाने का निर्णय लिया। वो नहीं चाहता था कि आरव ज्यादा शराब पीकर बुरा दिखे। फायर बॉस जरूर उसे दोषी ठहराएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए बारटेंडर तुरंत हरकत में आ गया। सबसे पहले उन्होंने मिक्सर में कुछ प्रकार की वाइन डाली, फिर उसे सरसराहट की आवाज के साथ हिलाया और कुछ फैंसी मिक्सर ट्रिक्स का प्रदर्शन किया। पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार थी, जिसने आसपास के पीने वालों को खुश कर दिया। लगभग आधे मिनट के बाद हल्के नीले रंग का तरल कॉकटेल गिलास में डाला गया। बारटेंडर ने गिलास के किनारे पर नींबू का एक टुकड़ा रखा। वो मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई, यह आपके सपनों का सागर है। ओह, आरव ने बिना सोचे समझे गिलास ले लिया। उसने गिलास को 2 घूंट में पी लिया, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षयोग ने जिनसेंग फल खाया था। ये बारटेंडर के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। जिस कलाकृति को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, वो यूं ही बर्बाद हो गई। आप कम से कम प्रथम श्रेणी की शराब है। बड़े भाई, आपको कैसा लग रहा है? बारटेंडर ने पूछा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे कोई और मजबूत वाला दो, आरव ने मुंह बनाते हुए दुखी होकर कहा। रुको, बारटेंडर अचंभित रह गया। क्या उसने कोई गलती की? क्या उन्होंने इस बच्चे की शराब सहन अर्जुन लता को कम करके आका? यदि ऐसा है तो अब इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बारटेंडर ने अपना मन बना लिया। उसने सभी तरह की तेज शराब निकाली और उन्हें मिलाना शुरू कर दिया। पहला गिलास, डीप बम। बारटेंडर ने एक बड़ा गिलास निकाला और उसमें कुछ प्रकार की तेज शराब डाली। फिर उसने एक छोटे गिलास में पीला तरल भरा और उसे बड़े गिलास में डाल दिया। जो लोग नाइट क्लबों में अक्सर जाते थे, उन्होंने इस तरह की शराब पहले भी देखी होगी। जो लोग बिना नशे में पड़े इसका पूरा गिलास पी सकते थे, वे सभी हीरो थे। टोंक टोंक, आरव ने सबकी निगाहों के सामने बड़ा गिलास उठाया और डेप्थ बम नाम की शराब को एक ही घूंट में पी गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंडा पानी पी रहा हो। क्या बकवास है, वो उस बच्चे ने अभी अभी डीप बम पी लिया है। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, है ना? एक क्षण में ही आसपास के सभी ग्राहक अचंभित रह गए। बारटेंडर तो और भी हैरान हो गया। वे लंबे समय से नाइट क्लबों में घूम रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी किसी को डीप बॉम्ब पीते नहीं देखा था, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने किसी को डीप बॉम्ब एक घूंट में पीते देखा था। इस बच्चे की शराब के प्रति सहन अर्जुन लता पागलपन भरी है। मैं प्रसन्न हूँ।
अभी हार स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। जरूरी नहीं कि वो शराब के प्रति बहुत सहन अर्जुन हो। अगर वो 10 सेकंड के भीतर नहीं गिरता है तो वो एक असली हीरो है। यह सही है, डीप बम बहुत शक्तिशाली है और इसका प्रभाव भी बहुत तीव्र है। बस इंतजार करो और देखो, वो निश्चित रूप से गिरने वाला है। हर कोई आरव के बारे में बात कर रहा था। उनमें से कुछ को अभी भी आरव की शराब पीने की सहन अर्जुन लता पर संदेह था। वे आरव को खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे। हालांकि आरव शियाओबे ने इसके बाद जो कहा उससे उन्हें अपनी जीभ काटने पर मजबूर होना पड़ा। ये शराब ठीक ठाक है, ये पर्याप्त तीखी नहीं है। आरव ने खाली गिलास एक तरफ धकेल दिया और गुस्से से बोला, मैं आज यहाँ शराब पीने आया हूँ, मेरे लिए कुछ शराब लाओ। क्या आप जानते हैं कि हार्ड लिकर क्या है? अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी के चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई देने लगी। क्या डीप बम पर्याप्त मजबूत नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ मेडिकल अल्कोहल दूं? क्या भाई, तुम तो शराब के शौकीन हो, मेरे पास इससे ज्यादा तेज शराब नहीं है, तुम मुझे कुछ और डीप बम क्यों नहीं देते? बारटेंडर घबरा गया। उसने आरव को ऐसे देखा जैसे वो शराब के देवता को देख रहा हो। उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। आसपास के ग्राहक भी प्रशंसा से भरे हुए थे। ये सबसे तेज शराब है? आरव हैरान था। वास्तव में उनकी शराब के प्रति सहन अर्जुन लता बहुत कम थी। वो एक पहाड़ी गांव से आया था। पहली बार उसने शराब तब पी थी जब वो अपने रूममेट्स के साथ खाना खा रहा था। वो बियर की बोतल खत्म करने से पहले ही नशे में था। आज वो इतना कैसे पी सकता है? इस पर विचार करने के बाद उन्हें लगा कि इसका संबंध शायद उनके प्रशिक्षण से है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उसका स्वास्थ्य एक था। जब उसने अस्थि शुद्धिकरण की गोली खा ली और अगले स्तर तक पहुंच गया तो उसका स्वास्थ्य 100 तक बढ़ गया। ताकत के अलावा उनके शरीर की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ था। इसलिए उनकी शराब के प्रति सहन अर्जुन लता भी बढ़ गई थी। मादरचोद, अब मैं कैसे नशे में आ जाऊंगा? आरव निराश था। वो बुरे मूड में था और उसे नशे की जरूरत थी, लेकिन उसने पाया कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से एक निराशाजनक मामला था। मेरे पास एक प्रकार की शराब है जो तुम्हें नशे में डाल सकती है। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी लड़की की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें शहद मिला हुआ हो और आवाज बहुत मीठी थी। वाह, ये लड़की बहुत सुंदर है। लानत है, ये सचमुच देवी थी। ये चेहरा, यह आंकड़ा, ये सर्वोत्तम है। आसकास, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बार में ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। भीड़ ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा ली और आश्चर्य से चिल्ला उठे। कुछ ग्राहकों ने लड़की को देखा और फिर अपनी महिला साथियों को देखा। वे दोनों महिलाएं थीं, लेकिन रूप और आकृति में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? उसका चेहरा अंडाकार था, भौहें विलो पत्ती के आकार की थीं और उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं, खाड़ी में एक साफ झरने की तरह चमकदार और पपे आंख की मात्रा रदा आधार अर्जुन। उसने एक फैशनेबल वी गर्दन वाली टी शर्ट पहन रखी थी और उसके सुडौल स्तन उसके स्तनों को सहारा दे रहे थे। उसकी गर्दन पर बर्फ सी सफेद दरार थी और वो अधोभाग्यशाली थी। उसका चेहरा एक बच्चे जैसा था। इसके अलावा वो केवल 18 या 19 साल की थी। अगर वो बढ़ती रही तो वो लिन जियांग से भी बड़ी हो जाएगी। वेन्युआन, जैसे ही लड़की करीब आई, आरव ने उसे पहचान लिया। तुम मुझे कैसे जानते हो? वेन्युआन नाम की लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप हमारी ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी की तीसरी सबसे खूबसूरत लड़की है। मैं आपको कैसे नहीं जानता? आरव ने अपनी नाक की नोक खुजाते हुए कहा। हे, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम आरव हो। वेन्युआन ने आंख मारी और नखरे से मुस्कुराया। तुम मुझे कैसे जानते हो? आरव हैरान था। वो स्कूल में एक नाम मात्र का व्यक्ति था। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसे कैसे जानती थी? हे, मैं तुम्हें शराब पीने के बाद बताऊंगा। अगर तुम नशे में नहीं हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वेन्युआन ने मीठी मुस्कान दी और जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा। ठीक है, मुझे चिंता थी कि मैं नशे में न हो जाऊं। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। पहले अपनी आंखें बंद करो। वानेवान ने मुंह बनाया। जब आरव ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद की तो उसने गिलास से शराब का एक घूंट लिया। अगले ही पल आरव समेत सभी लोग अचंभित रह गए। वानेवान आरव की ओर बढ़ी और अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली। उसके नर्म मुलायम होठों ने आरव के मुंह को सील कर दिया। उसकी नाजुक छोटी जीभ ने आरव के होठों को खोला और मसालेदार शराब को थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डाला। क्या बकवास है? क्या तमाशा चल रहा है? आरव को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। उसके मुंह में असीम आनंद भरा हुआ था। उसकी छाती दो गर्वीले पिंडों से दबी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। वो अब और नहीं सोच सकता था। प्रेम में स्वर्ग का अर्जुन आधार व पेया की मात्रा द लॉटरी जीतने से भी अधिक कठिन था। उसके इर्द गिर्द खड़े सभी पुरुषों के चेहरे पर ईर्ष्या, जलन और घृणा के भाव थे। वे वाकई बाहर कूदकर धारना चाहते थे। गुलियांग, उस आदमी को छोड़ दो, मेरे पास आओ। शराब खत्म करने के बाद आरव उस जेली जैसी चिकनी और सुगंधित जीभ पर टिके रहने से खुद को रोक नहीं सका। वो अब और नहीं रुक सका। उसने वापस लड़ना शुरू कर दिया। वेन्युआन पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने जवाब देने की पहल की। करीब 3 मिनट बाद वेन्युआन ने आरव को धक्का देकर दूर कर दिया। उसका दम घुटने वाला था। तुम बुरे तारांकन एसएस। वेन्युआन ने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें मोहक रोशनी से चमक उठी। वो एक छोटी राक्षसी की तरह थी जो प्रतिरोध तो कर रही थी लेकिन स्वागत भी कर रही थी। अब असल में मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, आरव ने अपराध बोध से कहा। तुम इंसान नहीं हो। वेन्युआन ने उसे घूर कर देखा। आरव का चेहरा लाल हो गया। वह अवाक था। वे अभी अभी मिले थे और वो पहले से ही अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उसकी जीभ पर थप्पड़ मार रहा था। वो थोड़ा बहुत जानवर था। क्या शराब अच्छी है? वेन्युआन मुस्कुराया। हाँ, यह अच्छा है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो बात के स्वाद का मजा ले रहा था। वेन्युआन दंग रह गई। उसने नखरे से कहा, बेवकूफ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले स्ट्रॉबेरी खाई थी। उसके आकर्षक छोटे चेहरे पर 2 लाल बादल दिखाई दिए जिससे वो और भी अधिक आकर्षक और चुलबुली लग रही थी।
उस पल आरव चकित रह गया। शायद यही उनका मतलब था जब उन्होंने कहा, शराब आपको नशा नहीं देती, बल्कि शराब आपको नशा देती है। क्या ये कैंपस सुंदरी मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? आरव के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। ये यथार्थवादी नहीं है। ये जानना जरूरी था कि वेन्युआन का अनुसरण करने वाले अनगिनत लोग थे। इसके अलावा वे सभी या तो अमीर थे या कुलीन, सुंदर और सुरुचिपूर्ण। हालांकि आरव एक सुंदर युवक था, लेकिन वेन विश्वविद्यालय की इस कैंपस सुंदरी के लिए खुद को उसके सामने समर्पित कर देना पर्याप्त नहीं था।